देखिए जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़े हैं लघु बीजाणुधानी, पढ़े हैं कि लघु बीजाणुधानी में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो परागकण का होता है निर्माण। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम आगे क्लास। देखिए ये हमारा परागकण की संरचना। देखिए जो हमारा परागकण होता है, परागकण दो स्तर से मिलकर बना होता है। एक स्तर को बोलते हैं बाह्यचोल, एक को बोलते हैं अंतःचोल। जो बाह्यचोल होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। जो ये क्या करता है, ये इसे बोलते हैं रक्षात्मक आवरण होता है, यानी यह रक्षात्मक आवरण होता है। आवरण यह कहता है, यह परागकण की जो पराबैंगनी किरणें आती है, जो सूर्य से क्या आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उससे क्या करता है, परागकण की रक्षा करता है। इसी में होता है पोलन कीट होता है। अब पोलन कीट का मतलब ही होता है कि वो ओजोन परत से परागकण की रक्षा करना। और जो अंतःचोल होता है वो पेक्टिन प्लस किसका, सेलुलोज का होता है बना। जो बाह्यचोल के अंदर का होती है परत, एक होता है इसमें क्या होता है जनन छिद्र। इसी में हमारी क्या होती है, रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिक्तिका। तो देखिए ये हमारा है परागकण की संरचना। जो बाह्यचोल होता है स्पोरोपोलिन का होता है बना, जो क्या करता है, परागकण की रक्षा करता है। किससे करता है, ओथी यानी ओजोन परत से। पराबैंगनी जो आती है किरणें सूर्य से आती है, उससे क्या करता है, परागकण की रक्षा करता है। अब देखिए जब ये क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है तो यह परागकण बनता है। तो जो परागकण जब बन जाता है तो पुष्पों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागकण अलग होता है और परागण क्या होता है, अलग होता है। जब हमारा क्या होता है, जब नर पादप से क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। जब परागकण बन जाता है तो उस समय होती है क्रिया, होती है परागण क्रिया। अब परागण किसे कहते हैं, जब पुष्प का परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। पुष्प का परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही बोलते हैं परागण। अब जानते हैं परागण दो तरह से होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। यानी स्वपरागण, स्व माने अपने आप परागण। यानी जब पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आता है, जब पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक आता है तो उस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। अब जब पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो उस क्रिया को बोलते हैं परपरागण। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई भी एक पादप है, इस पे हमारे कोई भी फूल खिले हैं। अब इस पे हमारे क्या बन गए हैं, परागकण। आइए परागकण इसी पुष्प के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक आ जाएगा, इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। पुष्प वही है, उसी पुष्प का परागकण आ गया उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, तो उस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। एक होता है परपरागण, यानी एक पुष्प इधर है, एक पुष्प यहाँ पे हमारा कोई भी है, एक पुष्प में यहाँ, यानी दो पुष्प है, कुल एक ही होना चाहिए। अगर ये गुलाब है तो ये भी गुलाब होना चाहिए, ना कि गुलाब बा और अड़हुल बा, तब निषेचन हो ही ना हो। जैसे इंसान में और जानवर में निषेचन हो ही ना, वही उतरे गुलाब में और अड़हुल में निषेचन ना हो, कुल एक ही होना चाहिए। गुलाब ये है तो गुलाब ये भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, निषेचन यानी परागण क्रिया संपन्न होगी। मान लीजिए इस पे हमारे बना है कोई परागकण, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पुष्प होगा, तो इसमें क्या होगी, वर्तिकाग्र होगी, वर्तिकाग्र। अब देखिए जब यह परागकण उठता है किसी दूसरे पुष्प के कहाँ आ गया, वर्तिकाग्र। सिंपल बात है, जब पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के कहाँ पहुँच जाए, वर्तिकाग्र तक, तो उस क्रिया को बोलते हैं परपरागण। लेकिन माध्यम होता है परपरागण का माध्यम। अब जाहिर सी बात है, अपने मन तक चल के जाई ना, एक हाथ उड़ता नहीं के तर जाई, तो चाहे जाई जंतु के द्वारा, चाहे जाई हवा के द्वारा, चाहे जाई पानी के द्वारा। माध्यम तीन होते हैं। मान लो कि हवा बहल, हवा के कारण परागकण उठल कहाँ गई, आ गई यहाँ क्या कहा, स्वपरागण। और परागकण जहाँ पर कोई पादप है, इसके पास कोई भी नदी है, उसमें परागकण क्या हो गया,
गिर गया, बहते 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 कहीं चल गई कहाँ, वही पुष्प के कहाँ पे वर्तिकाग्र तब होती है पानी द्वारा परागण। तो ध्यान दीजिएगा, परागण क्रिया दो तरह से होती है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। स्वपरागण का मतलब होता है जब पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक आता है तो उस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। और जब पुष्प का परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उस क्रिया को बोलते हैं पर परागण। लेकिन जो पर परागण होता है उसके तीन माध्यम होते हैं, एक होता है जंतु द्वारा जाएगा, या तो हवा द्वारा जाएगा, या तो पानी द्वारा, या तीन तरह से जाएगा। अब देखिए जब अब यहाँ आइए, अब देखिए जब यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, परागकण बन गया है। तो परागकण के माध्यम परागकण जो होता है वो कहाँ जाएगा, वो वर्तिकाग्र तक जाएगा। कहाँ जाएगा, वर्तिकाग्र तक। अब देखिए वर्तिकाग्र की संरचना हम यहाँ पे आपको ये हमारा कोई भी पादप है, पादप का कौन सा हिस्सा है, तो ये जायांग वाला हिस्सा है। कौन सा, जायांग। आपको कहे थे पहले ही बताए थे पहले ही वीडियो में कि जायांग के तीन भाग होते हैं। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, और यहाँ पे एक होता है ऐसे होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। तीन चीज होता है, जायांग तीन भागों से होता है, मिलकर होता है बना। अब देखिए ये क्या होता है, जब ये परागकण बन जाता है, मान लीजिए कि इसको तो आपको हम बस दिखाए हैं, लेकिन ये तो हमें सब दिखेगा नहीं। तो मान लीजिए कि ये हमारा है कौन सा, परागकण। अब देखिए परागकण उठता है, माध्यम जो भी हो, चाहे अपने आप हो चाहे किसी दूसरे के माध्यम से हो, परागकण उठता है कहाँ आता है, परागकण उठता है कहाँ आता है, हमारे वर्तिकाग्र जाएगा। यानी जब परागकण वर्तिकाग्र आता है तो इसी क्रिया को बोलते हैं पर परागण। लेकिन अब यहाँ पे आता है तो कुछ प्रोसेस होता है, कुछ क्या होता है प्रोसेस। जब परागकण जब परागकण का आता है वर्तिकाग्र तक आता है तो इस पराग वर्तिकाग्र पर क्या होता है, इस परागकण का अंकुरण होता है। क्या होता है, अंकुरण। अंकुरण मतलब ये परागकण फूलता है। कितने घंटे लगते हैं, तो 2 से कम 20 घंटे का क्या होता है, टाइम लगता है। यानी परागकण उठा कहाँ आया, वर्तिकाग्र तक आया। तो जब वर्तिकाग्र तक आता है तो इस परागकण में क्या होता है, अंकुरण होता है। और जब परागकण अंकुरण होता है, तो जब परागकण अंकुरण होता है तो इस क्रिया को ही बोलते हैं नर युग्मकोद भिद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि परागकण का वर्तिकाग्र पे आकर अंकुरित होने की क्रिया को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद। परागकण जब वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र पे आकर उस परागकण का अंकुरित होता है उसी क्रिया को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल गारंटी है कक्षा 12 के पेपर में आएगा जरूर। अब हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद। अब देखिए यहाँ पे तो आ गया, कहाँ पे आ गया, वर्तिकाग्र पे आ गया। लेकिन वर्तिकाग्र पे आता है तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, यहाँ भी क्या हो गया, प्रोसेस। अब देखिए यहाँ से परागकण उठा कहाँ गया, वर्तिकाग्र पे आ गया। तब वर्तिकाग्र पे आता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये परागकण उठा ऐसे आया और यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, इस वर्तिकाग्र पे आ गया। अब जब वर्तिकाग्र पे आता है तो यहाँ पे जब ये अंकुरित होता है तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ से अब ऐसे प्रोसेस क्या होता है, ध्यान देखिए। सेम कंडीशन यही है, यही वाला हिस्सा यहाँ पे है तो यहाँ भी होगा कौन सा, बायोचोल होगा, अंतःचोल होगा। यहाँ पे क्या होगा, जनन छिद्र होता है। अब देखिए इसमें जो इसके अंदर जो क्या होती है, रिक्तिका होती है ना, जो इसमें क्या है, रिक्तिका है, ये आपस में क्या होती है, मिलती है। क्या होती है, मिलती है। और ये क्या करती है, एक केंद्रक का निर्माण करती है। यानी जब बहुत सारी क्या होती है, रिक्तिका आपस में मिलती है तो क्या बनता है, एक केंद्रक बनता है। यही है हमारा कौन सा, परागकण। जब परागकण वर्तिकाग्र पे आता है तो जब इसका अंकुरण होता है तो इस अंकुरण के समय जो इसकी अंदर की ये क्या है, रिक्तिका है। क्या है, रिक्तिका आपस में क्या होती है, मिलती है और ये क्या करती है, केंद्रक का निर्माण करती है। ये क्या करती है, केंद्रक का निर्माण करती है। और यह केंद्रक जो होता है 2 भागों में क्या होता है, ये वाला केंद्रक क्या है, 2 भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी यह केंद्रक अगले भाग में देखिए
यहाँ से प्रोसेस यहाँ गया। अब यह जो केंद्रक है, यह केंद्रक दो भागों में क्या होगा, बट गया। एक बनता है केंद्रक छोटा, एक बनता है केंद्रक बड़ा। यही वाला केंद्रक देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये सब कार्य कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, वर्तिका पे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ये केंद्रक है, यह केंद्रक दो भागों में बट गया। एक बनता है छोटा केंद्रक, एक बनता है कौन सा केंद्रक, बड़ा केंद्रक। यानी जो हमारा केंद्रक है वर्तिकाग्र पे परागकण आया, तो उस परागकण पे आकर जो एक रिक्तिका है, रिक्तिका आपस में मिल गई, एक केंद्रक का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और वह केंद्रक में विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है, अर्धसूत्री होता है विभाजन। और केंद्रक दो भागों में क्या होता है, बढ़ता है। एक बोलते हैं छोटा कोशिका, एक को बोलते हैं बड़ा कोशिका। और जो छोटा कोशिका होती है उस कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। और एक को बोलते हैं हम कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। अब देखिए, अभी ये कोशिका है, इसके ऊपर आवरण का निर्माण नहीं हुआ। जब किसी भी कोशिका के ऊपर आवरण का निर्माण होता है तो तब उसमें जाकर केंद्रक बनते हैं। तो मान लीजिए कि अगले प्रोसेस में क्या होगा, इसके ऊपर एक आवरण बनेगा, यानी इसी कोशिका के ऊपर क्या एक आवरण बने। देखिए एक छोटी कोशिका है, एक कौन सी कोशिका है, बड़ी कोशिका। तो ये बन गया कौन सा, जनन केंद्रक बन गया। एक बन गया हमारा कौन सा, कायिक केंद्रक। अब देखिए ये सब काम कहाँ हो रहा है, तो इसी वर्तिकाग्र पे हो रहा है। देखिए क्या हुआ, रिक्तिका बनी, रिक्तिका में अर्धसूत्री क्या हुआ, यानी आपस में सम्मिलित क्या बना, केंद्रक बना। केंद्रक में अर्धसूत्री क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो यह केंद्रक दो भागों में टूट गया। एक बनी जनन कोशिका, एक बनी कायिक कोशिका। इन कोशिका के ऊपर एक परत का निर्माण हुआ, जिसके अंदर क्या बन गया, दो केंद्रक बन गए। एक बन गया जनन केंद्रक, एक बन गया कौन सा केंद्रक, कायिक केंद्रक। अब देखिए जो हमारा जनन के केंद्रक होता है, इसमें आरएनए की मात्रा कम होती है। आरएनए की मात्रा क्या होती है, आरएनए की मात्रा क्या होती है, कम। आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड ये क्या है, डीएनए का क्या होता है, वाहक होता है। अब जब इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो जब ये आपस में आगे चलते हैं तो ये प्रोसेस फिर होता है। और जो जनन केंद्रक है वो आके कहाँ पे मिलता है, इस कायिक कोशिका में क्या होता है, कायिक केंद्रक में क्या होता है, आके मिल जाता है। और जब कायिक केंद्रक में मिलता है तो यहाँ पे एक नली का होता है निर्माण, जिसे बोलते हैं कौन सी नली, पराग नली। पराग नली ये बन गई हमारी कौन सी नली, पराग नली। अब देखिए ये सब कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये तो सब कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो ये जो नली बनती है तो यहीं पे बनती है कौन सी नली, एक इस जयांग वाले हिस्से में एक नली बनती है, ऐसी संरचना, जिसे बोलते हैं कौन सी नली, पराग नली। इसको हम क्या बोलते हैं, पराग नली बन गई हमारी पराग नली। तो ये कौन सी कोशिका है, यानी देखिए इस कायिक कोशिका से हमारी क्या बन गई, पराग नली। लेकिन जब जनन केंद्रक नीचे इस कायिक कोशिका में मिलती है तो यह जो पराग नली है यहाँ का दो भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। दो भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। ये दो भाग जो बढ़ती है इसी को बोलते हैं कौन सा, नर युग्मक। क्या बोलते हैं, नर युग्मक। यानी दो, ये कौन सा हिस्सा है, ये बीजांड वाला हिस्सा है। यानी जब पराग नली बीजांड में आती है, जब पराग नली कहाँ पे आती है, बीजांड में आती है, तो जनन केंद्रक से उसमें दो नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। यही नर युग्मक बीजांड में जाके मिलते हैं तो निषेचन की क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है। तो ये था हमारा कौन सा आज का टॉपिक, पराग। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दो है, या तो आपसे पूछेगा परागकण की क्या है, तो आपको इतना लिखना है। दूसरा पूछेगा नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, तो अभी कहे हैं कि जब अंकुरित परागकण को क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और नर युग्मकोद्भिद में दो क्रिया होती है, एक होती है परागण पूर्व की क्रिया, एक होती है परागण पश्चात की क्रिया, समझिए। तो जो परागण पूर्व की क्रिया है उसमें बनता है कायिक केंद्रक। क्या बनता है, कायिक केंद्रक। और जो परागण पश्चात की क्रिया है इसमें बनते हैं कौन सा, नर युग्मक। तो अगर आपसे पूछता है नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, तो आपको ये पूरा डायग्राम क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि नर युग्मकोद्भिद के अंतर्गत ही क्या होता है, इस पराग नली का
होता है निर्माण जिसमें दो केंद्रक बनते हैं, इसे बोलते हैं नव युग्मक। और दोनों केंद्रक कैसे होते हैं? एन फार्म में। एन का मतलब अगुणित। कब होते हैं? दोनों क्या होते हैं हमारे? अगुणित होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे जयांग वाला हिस्सा।